अमित और सरिता शादी के बाद पहली बार सरिता के गांव धौलपुर जा रहे होते हैं। अमित का विदेश में काम होने की वजह से उन दोनों का यहां आना नहीं होता था। इस वजह से सरिता अपनी शादी के 15 साल बाद ट्रेन से अपने गांव जा रही होती है। सरिता की बेटी रोशनी भी उन लोगों के साथ पहली बार अपनी नानी के घर जा रही थी। आज इतने सालों बाद गांव जा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या बदल गया होगा वहां सभी हमें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। शादी के बाद हमें कभी गांव आने का मौका नहीं मिला। अच्छा किया तुमने किसी को नहीं बताया कि हम गांव आ रहे हैं। अमित सरिता की ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है और उन लोगों को पहुंचने में रात हो जाती है। धौलपुर गांव के स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं होता है। तेज हवाएं चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अभी रात के सिर्फ 11:30 बजे है, लेकिन गांव में ऐसा सन्नाटा है मानो जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ से पैदल ही घर की ओर जाना पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, मौसम खराब हो रहा है, नहीं तो हम बारिश में फंस जाएंगे। तीनों पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। जोरों से आंधी चल रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। तभी रोड के किनारे उन्हें टैक्सी वाला मिलता है, जो अपनी टैक्सी में सो रहा था। मैं इस टैक्सी वाले से बात करता हूं। अमित टैक्सी वाले के पास जाकर उसे उठाता है। ओ भैया, अरे ओ टैक्सी वाले भैया, हमें धौलपुर गांव जाना है। लगता है आप लोग इस गांव में नए आए हो। आपको नहीं पता, आज अमावस की काली रात है। आज की रात इस गांव में एक भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज मौत का खतरा होता है। व्हाट रबिश! पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये टैक्सी वाला ना ज्यादा पैसे लेने के लिए हमें डरा रहा है। ठीक है, तुम्हें यहां से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, हमें बस अपनी टैक्सी एक रात के लिए दे दो। कल सुबह इस एड्रेस पर आकर तुम अपनी टैक्सी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मुफ्त की सलाह दूंगा। गांव के उत्तर दिशा में जो कुआं है, उसके पास भूल कर भी मत जाइएगा। और अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। अमित अपना सारा सामान टैक्सी में रखकर खुद टैक्सी ड्राइव करके घर की ओर निकल जाता है। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है। उस रास्ते से हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता गांव के कुएं से होकर गुजरता है। क्या यार, तुम भी इन सब बातों में विश्वास करने लगी? नहीं, ये सब टैक्सी वाला हमें डराने के लिए बोल रहा था। अमित सरिता के बताए गए रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव के कुएं के पास पहुंचती है, गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गाड़ी कुएं से जाकर टकरा जाती है। उस कुएं के अंदर का पानी जोर जोर से हिचकोले खाने लगता है, मानो जैसे कुएं में लहर आ गई हो। तुम सब ठीक तो हो? शायद पहिए के नीचे कोई पत्थर आ गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हो। तभी सरिता की नजर कुएं के पास खड़े अपने बचपन के दोस्त रामानंद पर जाती है। अरे रामानंद, कैसे हो तुम? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। और ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अमावस की काली रात, ये रात मौत की रात होती है। आज कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। सरिता को रामानंद की बात बहुत अजीब लगती है। वो दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में
अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गेट पर दस्तक देने के बाद सरिता की मां शांता हाथ में मशाल लिए गेट खोलती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? तुम लोग इतनी रात को, वो भी आज अमावस की रात को? ये सब सरिता का आइडिया था, आप लोगों को सरप्राइज देने का। और ये अमावस की रात का क्या लगा रखा है पूरे गांव में? जो मिलता है अमावस की रात बोलकर हमें डरा देता है। शांता सभी को घर के अंदर लेकर जाती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शादी के बाद इस गांव में क्या क्या हो चुका है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे बाबा की जान भी इस अमावस की काली रात ने ली है। रास्ते में रामानंद मिला था, वो भी ऐसी ही बातें कर रहा था। क्या क्या कहा तुमने? रामानंद मिला था? हाँ, गांव के पुराने कुएं के पास। लेकिन आप उसका नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? क्योंकि आज से 15 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। रामानंद उस कुएं में कूदकर मर चुका है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिसे कुएं के पास देखा वो आखिर था कौन। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों ने आज की रात यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सब घर के बाहर कदम नहीं रखना। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रोशनी को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने वही कुएं का नजारा घूम रहा होता है। सभी जब सो जाते हैं तो रोशनी अकेले ही उस कुएं की ओर बढ़ने लगती है। जोर से गेट टकराने की आवाज से सरिता की आंख खुलती है। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ चली गई? तभी सरिता देखती है कि रोशनी उस कुएं की ओर जा रही है। सरिता भी उसके पीछे पीछे कुएं की तरफ निकल जाती है। रोशनी, रोशनी रुको, उधर मत जाओ। रोशनी! रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि पीछे से सरिता आकर उसे पकड़ लेती है। तभी कुएं के अंदर की दीवार से बिल्ली की तरह चलता हुआ रामानंद निकलता है। सरिता उसे देखकर डर जाती है। तुम मेरी बच्ची को क्यों मारना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। रामानंद सरिता को धक्का देता है और रोशनी को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाता है। सरिता वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो कुएं की बाल्टी वाली रस्सी से रोशनी कुएं के पास उल्टी लटकी होती है। तुम दोनों यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? मैंने साफ साफ कहा था कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। रोशनी, रोशनी की ये हालत कैसे हुई? रोशनी! वो रामानंद रोशनी को अपने साथ कुएं में लेकर कूद गया था। सभी सरिता और रोशनी को लेकर घर जाते हैं। रोशनी को तेज बुखार होता है। सरिता शांता से रामानंद की मौत के बारे में पूछती है। ये सब क्या हो रहा है? रामानंद तो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। वो अचानक हमारे जान का दुश्मन क्यों बन बैठा है? उसने मेरे पिताजी की जान क्यों ली? रामानंद बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने शहर जाकर तुम्हारी शादी अमित से करा दी। इस बात से रामानंद पागल जैसे हो गया।
और एक अमावस्या की रात वो उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या इस वजह से उसने पिताजी की हत्या कर दी और हमारे भी जान का दुश्मन बन बैठा है? तुम सभी आज ही इस गांव से दूर चले जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। सरिता, अमित और रोशनी उसी दिन उस गांव से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रामानंद की आत्मा किसी भी हालत में उन्हें ये गांव छोड़कर नहीं जाने देना चाहती थी। वो लोग गाड़ी से स्टेशन की ओर निकलने लगते हैं। तभी सरिता गाड़ी के शीशे में देखती है रामानंद उनके साथ उसी गाड़ी में बैठा होता है। वो देखकर जोर से चिल्लाती है, रामानंद, रामानंद यही है, हमारे साथ इसी गाड़ी में है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो तुमसे प्यार करता था। तभी रोशनी अचानक से उठ जाती है और गाड़ी से निकलकर कुएं की ओर भागने लगती है। सरिता और अमित भी उसके पीछे जाते हैं। रोशनी कुएं के पास जाकर रुक जाती है। रामानंद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। रोशनी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे और सरिता को अलग करना चाहते हो ना? लेकिन मैं तुम्हारा ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। रामानंद अमित को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। मैं आज तक तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं हो सकोगी। तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे तुम्हारे इश्क के बारे में कोई खबर नहीं थी रामानंद। मैंने अपने जीवन में अमित से प्यार किया है। रामानंद कुएं के पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रामानंद उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अमित और सरिता रोशनी को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली,
वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। माँ की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं माँ, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। माँ, एक बुरी खबर है, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है, इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए, बैठिए यहाँ। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहां? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा।
अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब था। दिन भर उस तालाब के पास बहुत से लोग घूमने और तैरने आते थे। रात के समय भी उस तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा ही रहता। ऐसी ही पूर्णिमा की एक रात, जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी, तब तालाब के पास ढेर सारे लोग थे। उनमें तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पे लड़ाते हुए घूम रही थी। बात करते करते तन्वी का पैर फिसला। तन्वी तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। मिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी। बचाओ, बचाओ इसे कोई, सुनो, इसे बचाओ, इसे तैरना नहीं आता। तन्वी और मिनी की आवाज सुनकर वहां के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात का समय होने की वजह से लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। तन्वी डूबने लगी थी। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तन्वी पानी में से गुस्से में बोलने लगी। आज मुझे बचाने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मरने के बाद जिस किसी की परछाई इस तालाब के पानी में गिरेगी, उसे भी इस पानी में अपनी जान देनी होगी। तन्वी ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और उसके आसपास पानी का एक भंवर तैयार होने लगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उस भंवर ने तन्वी को अंदर खींच लिया और पानी शांत हो गया। लोग क्या हुआ ये जानने के लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में तालाब से चिल्लाने की आवाज आई। याद रखना, परछाई। सारे लोग डरकर गांव भाग गए और उस रात से तालाब के नजदीक लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उस घटना के बाद तालाब की सारी रौनक चली गई और वो एक भूतिया जगह बन गई। उस तालाब के थोड़ी दूर से गांव जाने का एक कच्चा रास्ता था। लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मनीष बाइक चला रहा था, पर जाते जाते वो तालाब के रास्ते पर रुके। वो जिस जगह पर रुके वहां से दो रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अरे भाई, रुक क्यों गया? चल तालाब के रास्ते से। अरे भाई, मरना है क्या? तुझे पता नहीं तालाब में क्या हुआ है? अरे कितने महीने हो गए उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में। और वैसे भी ये शॉर्टकट है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई। अरे पर कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा मैं, तू चल, डर मत, चल चल जल्दी चल। मनीष ने ना चाहते हुए भी तालाब के रास्ते से बाइक को घुमाया। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ते से बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही तालाब दिखा, मनीष बार बार तालाब की तरफ देख रहा था और इसकी वजह से बाइक ठीक से नहीं चल रही थी। आमिर का ध्यान मनीष की तरफ गया। अरे क्या कर रहा है? सामने देख के चला ना। मनीष होश में आकर सीधे देखने लगा। उसी वक्त तालाब के पास की झाड़ियों से
कुछ आवाज आई। दोनों ने तालाब की ओर देखा। तालाब की सतह पर उन्हें एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। दोनों बहुत डर गए। मनीष ने डर की वजह से बाइक को भगाना शुरू किया और वो बार बार उस परछाई की तरफ देख रहा था। रफ्तार और मनीष का ध्यान भटकने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए और तालाब में गिरते गिरते बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पर आकर रुक गए और उनकी परछाई पानी के ऊपर पड़ी। तालाब में हलचल होने लगी। दोनों ने तालाब में देखा तो उन्हें खुद की परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल की परछाई भी दिख रही थी। दोनों डरकर भागने के लिए उठे, पर उनकी परछाइयां वहीं तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचाकर भागने लगे। तालाब से भयानक आवाजें आने लगी और पानी का भंवर तैयार होने लगा। दोनों भागते भागते रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चुड़ैल की परछाई ने भंवर में खड़ी होकर दोनों हाथों में आमिर और मनीष की परछाइयां पकड़ी थी। वो परछाई जोर जोर से हंस रही थी। उसने जैसे ही हाथ में पकड़ी, दोनों परछाइयां पानी पर पटकी। उसके तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाने लगे। मैंने कहा था ना, अगर किसी की परछाई इस तालाब में गिरी तो उसे अपनी जान देनी होगी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ अपनी जान देने के लिए। आमिर ने डरते हुए हिम्मत करके कहा, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है, तुम हमें नहीं डुबा सकती, समझी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी में डूबेगा? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीके से हंसने लगी। चुड़ैल ने परछाइयों को फिर से उठाया और उनके शरीर से सिर को उखाड़कर पानी में फेंक दिया। उसके साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आ गिरे। सिर के बाद उसने दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़कर पानी में फेंके। तालाब का पानी उनके खून से लाल हो गया था और उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस खून के पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे वो भंवर शांत होने लगा और वो चुड़ैल की परछाई पानी का सारा खून और शरीर के टुकड़े अपने अंदर खींचने लगी। भंवर शांत होने के बाद चुड़ैल की परछाई हंसते हुए तालाब की गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखने लगा। तालाब से थोड़ी ही दूर पर उनकी बाइक गिरी पड़ी थी, जिस पर एक कौवा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सारा माहौल शांत था। अचानक तालाब में से चुड़ैल की परछाई के दो हाथ आए। उन्होंने बाइक को हवा में उठाया और गांव की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गए। उन हाथों की वजह से वो कौवा डर गया और उड़ते हुए जोरों से कांव कांव करने लगा। उड़ते हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ा और उसकी परछाई उस तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए
और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई। कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को झगड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई।
आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी। गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया। जैसे ही वो छत तक पहुंचे, गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहाँ से आ गई और अपने आप खड़ी है? रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो। प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकालकर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई। तभी फोन की घंटी बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं परी को लेने आ रहा हूं। फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई। मोहन और वंदना अपनी 10 साल की बेटी परी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो उनके सपनों का घर था, जिसे मोहन ने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद खरीदा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सपना पूरा हो गया है। सच में दिस इज अनरियल। ये घर सच में बहुत प्यारा है। तभी उनकी नजर कोने की मेज पर रखे एक विंटेज लैंडलाइन फोन पर पड़ी। ये फोन यहाँ कैसे आया? मैंने पहले तो नहीं देखा था। कहीं ये उनका तो नहीं जो पहले यहाँ रहते थे? हो सकता है। रुको, डीलर को फोन करता हूँ। मोहन ने डीलर को फोन किया, पर उसने बताया कि उन लोगों से अब उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर मोहन ने डिसाइड किया, इसे हम लोग ही रख लेते हैं। हाँ पापा, ये बहुत कूल लग रहा है।
उसी रात जब वो लोग सोने गए तो अचानक उस विंटेज फोन की घंटी बजी। आवाज इतनी तेज थी कि उसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? मोहन बेमन से उठकर फोन के पास गया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, कौन? कोई जवाब नहीं आया। यहां रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग नंबर है। ये कहकर उसने फोन रख दिया, पर वो जैसे ही वापस मुड़ा फोन फिर से बज उठा। मैंने कहा ना, यहां रहने वाले लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग नंबर है, फिर से कॉल मत करना। एक पल के लिए खामोशी छाई रही और फिर एक अजीबोगरीब आवाज आई, मोहन। फोन कट हो गया और मोहन कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता। तभी वंदना वहां आ गई। क्या हुआ? कौन था फोन पर? मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा नाम जानता था। अरे तू इतना घबरा क्यों रहे हो? होगा कोई, जाने दो, चलो सो जाओ। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस आ गया। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो उनकी नजर उस फोन पर पड़ी, पर ये क्या, वो फोन अब उस पुराने विंटेज लुक में नहीं था, बल्कि वो साल 2000 के समय का लैंडलाइन फोन बन चुका था। ये फोन कैसे बदल गया? रात को तो ये अलग था। अरे हाँ, पर हो सकता है हमें धोखा हुआ हो। कल हम लोग बहुत थके हुए थे। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर मोहन ऑफिस चला गया और वंदना घर के कामों में लग गई। तभी अचानक फोन फिर से बज उठा। इस बार वंदना ने परेशान होकर फोन का तार निकाल दिया ताकि कोई और कॉल ना कर सके। वो अपने काम में व्यस्त थी और परी खेलने में मगन हो गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद वंदना ने देखा कि परी फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि फोन का तार तो निकाला हुआ था। वो समझ गई कि परी खेल रही है। मुझे PlayStation 5 बहुत पसंद है, तुम्हारे पास है? रियली? और पता है, मेरे घर तो माइक्रोवेव ओवन भी नहीं है। क्या तुम मुझे दोनों चीजें भेज दोगे? सच्ची? तुम बहुत अच्छे हो। इनके साथ मुझे एक बार्बी डॉल भी भेज देना। किससे बात कर रही हो? मैं अपने नए दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा, सही है, खेलो खेलो। वंदना हंसते हुए वहां से चली गई, पर उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम हुई तो मोहन ऑफिस से लौट आया और सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने 3 पैकेट्स रखे हुए थे। ये किसने रखा? मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मोहन पैकेट्स अंदर लाया तो परी खुशी से उछल पड़ी। पापा, ये मेरे दोस्त ने भेजे होंगे। जल्दी 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 खोलिए। मोहन ने एक एक करके पैकेट्स खोले। पहले पैकेट में PlayStation 5 था, दूसरे में एक माइक्रोवेव ओवन और तीसरे में एक खूबसूरत बार्बी डॉल। ये सब देखकर परी बहुत खुश हुई, लेकिन वंदना का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन, ये सब सही नहीं है। सुबह परी फोन पर बात कर रही थी, मुझे लगा वो खेल रही है, पर ये सब तो सचमुच आ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फोन का तो तार भी निकला हुआ है। क्या? किसकी बात कर रही थी परी? वो एक छोटा बच्चा था, उसने कहा कि वो मेरे लिए ये सब भेजेगा। वंदना और मोहन घबरा गए। तभी फोन की घंटी फिर से बजी। मोहन ने कांपते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो तुम? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज आई। परी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फोन कट गया। मोहन की आवाज जैसे हलक में ही दबकर रह गई।
तभी अचानक घर के बाहर किसी की आहट सुनाई थी, जैसे कोई उनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मोहन, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं देखता हूँ। मोहन ने एक डंडा उठाया और दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हल्के से खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने तेजी से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वापस अंदर आ गया। सभी डर से कांप रहे थे। इस फोन को उठाकर बाहर फेंक दो मोहन, ये हमें पागल कर देगा। मोहन ने तुरंत दरवाजा खोला और फोन को बाहर फेंक दिया। उसके बाद सबने चैन की सांस ली और किसी तरह सोने चले गए। सुबह उनकी नींद अचानक एक रिंगटोन की आवाज से खुली। मोहन और वंदना ने अपने अपने मोबाइल चेक किए, लेकिन उनके मोबाइल पर कॉल नहीं आ रही थी। वो बाहर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उस लैंडलाइन फोन की जगह पर अब एक मोबाइल फोन रखा हुआ था और वही बज रहा था। हालांकि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आ रहा था, सिर्फ रिसीव करने का ऑप्शन था। हेलो, कौन है? ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चिल्लाया, वंदना, परी कहाँ है? परी, वो दोनों पागलों की तरह पूरे घर में परी को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी। हर कमरे, हर कोने में उसे ढूंढने के बाद वो दोनों बुरी तरह से रोने लगे। मोहन, हमारी परी कहाँ चली गई? भगवान, ये क्या हो गया? परी, परी, कहाँ हो तुम? तभी मोहन के मन में ख्याल आया, एक बार छत पर जाकर देखता हूं। वो बिना रुके सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि परी छत पर बेहोश पड़ी है। मोहन ने उसे उठाया और गोद में लेकर नीचे आया। वंदना पानी के छींटे मारकर परी को होश में लेकर आई। परी, बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? तुम छत पर कैसे पहुंची? परी, बेटा, कुछ याद है तुम्हें? हमें बताओ, ये किसने किया? पापा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो अपने कमरे में थी। ये सुनकर वंदना और मोहन दोनों और भी घबरा गए। मोहन ने तुरंत डीलर को कॉल लगाया और कहा, हे, इस घर और फोन का पहला मालिक कौन है? यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, ये सौदा ऑनलाइन हुआ था, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये सुनते ही मोहन और वंदना का दिल बैठ गया। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे वो मोबाइल उठाया और उसे जमीन पर पटक कर पूरी ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही मोबाइल के टुकड़े हुए, उसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, मौसम बिगड़ने वाला है, भागो या मरो। अचानक घर के अंदर तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। वो लोग चिल्लाते हुए घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। मोहन, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? इसे खोलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मदद करो। पापा, पापा बचाओ, बचाओ, हम मर जाएंगे। वो लोग बेतहाशा चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन फोन पर उधर से सिर्फ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी घर में पानी भरने लगा। इस बार मोहन और वंदना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया और परी को लेकर बाहर भाग निकले। वो लोग बिना रुके लगातार भागते रहे। रुकना मत मोहन, ये जगह हमें खत्म कर देगी। जल्दी भागो वंदना, जल्दी। जैसे ही वो भागते भागते सड़क पर पहुंचे, आसपास के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी की बातें सुने बिना भागते ही गए। वहीं जो लोग घर के सामने खड़े थे, उन्होंने मुड़कर देखा
तो घर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस जगह पर वही पुराना विंटेज फोन रखा हुआ था, जो अब फिर से बजने के लिए तैयार था। अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, 2 मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा, जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूं। वो दरअसल मेरी दवाइयां ना जाने कहां रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो। अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी, तब तो उसे खाली मिली थी। फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना। और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम, ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं निकलता हूं। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है, जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई। अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी? कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, तुम आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ, वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है। वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उस कलमुही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो।
लौटना फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी! झट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। एक हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। एक हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर झालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमुही के साथ रातें गुजार के? अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से
काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पड़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान के जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर
रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का
जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं, तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा, मैं गलती से यहाँ आ गया, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जिससे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे, जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा, और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया
और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। जिंदगी की एक बात आप सभी गांठ बांध लो, अपनी सुरक्षा की खातिर आप कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना, वरना मौत ठीक वैसे ही तुम्हें दबोच लेगी जैसे उसने विकी और विनी को दबोचा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कसम से विनी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी सुंदर विचारों वाली साथी मिली है। मिस्टर मजनू, सामने देखिए, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठना। अरे अरे, ये क्या था? पता नहीं विकी, ऐसा लगा जैसे प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। अरे कौन हो तुम? मेरा नाम रंजन है। मैं यहाँ से जा रहा था कि अचानक मेरी कार का डीजल खत्म हो गया। तभी एक तुम अंदर आओ। पागल हो गए हो विकी? इतनी रात में कोई अनजान आदमी हमारी गाड़ी के सामने आता है और तुम उसे अंदर बिठा रहे हो। देखो, कुछ गलत हो गया तो। विन्नी, उसकी हालत देख यार, उसे हमारी जरूरत है। प्लीज बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। विकी, गाड़ी चलाओ। अरे विन्नी तुम। विकी, मैंने कहा ना, गाड़ी चलाओ। ओके ओके, काम डाउन, कूल डाउन। विन्नी की बात मानकर विक्की ने कार आगे बढ़ा ली, लेकिन कार के आगे बढ़ते ही विन्नी को अपने फैसले पर शक हो उठा। वो ये सोचकर दुविधा में पड़ गई कि कहीं ये सचमुच में एक जरूरतमंद इंसान तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या
क्या किसी जरूरतमंद इंसान को यूं रास्ते में घायल अवस्था में छोड़कर ऐसे ही चले जाना सही है? यही सब सोचते हुए उसने बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर देखा। प्लीज बचा लो मुझे। विकी गाड़ी रोको। आर यू श्योर? विकी, उसे हॉस्पिटल छोड़ के हम निकल जाएंगे। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाय द वे रंजन, मेरा नाम विकी है और ये विनी। हाय, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं एक बिजनेस डील के लिए जा रहा था, लेकिन इस सड़क पर आते ही मेरी कार अचानक झटके लेने लगी। झटके? इस प्लेन सड़क पर झटके? बिल्कुल, यही बात मैंने भी सोची थी। इसीलिए टायरों की हवा चेक करने के लिए मैं कार से उतरा और जैसे उतरा ही था कि मैं हैरान रह गया। हैरान किस लिए? वहाँ प्लेन नहीं, कच्ची सड़क थी जहाँ हजारों गड्ढे थे। ये क्या बकवास है? मेरा भी रिएक्शन आपके जैसा ही था विनी। इसीलिए मैं डर के मारे टायरों की हवा चेक किए बिना ही तुरंत कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। तभी मेरी नजर फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने पाया कार में डीजल ही नहीं है, जबकि मैंने चलने से पहले ही फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल नहीं था। और तभी अरे ये बदबू कैसी? मैं अभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान ही था कि वो उछलकर मेरे सामने आ गई और मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। लेकिन वो चुड़ैल एक काला साया बनकर मेरे सामने आ गई। मेरी ये हालत उसी चुड़ैल ने की है। मैं भाग तो रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे जाने नहीं दिया। वो काला साया बनकर फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार मैं जोर से चीखा। फिर क्या हुआ? रंजन? ये रंजन? विकी, ये रंजन कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है। क्या? ओह गॉड, ये कहाँ गया? विकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत है। यहाँ से भागो विकी, निकलो यहाँ से, चलो। ना चाहते हुए भी विन्नी ने विक्की के खातिर इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए एक अनजान व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन चलती कार से रंजन के यूं गायब हो जाने से विन्नी और विक्की दोनों सकते में थे। विकी, कोई आदमी चलती गाड़ी से कैसे गायब हो सकता है यार? ये जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है विनी, आज बुरे फंसे हैं। विकी, जितनी तेज चला सकते हो चलाओ, चलो जल्दी। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाना चाहिए। ओह गॉड, ये सड़क तो सच में कच्ची है विनी। मतलब रंजन सही बोल रहा था, ये सड़क प्लेन नहीं कच्ची है। पर ये गायब कहाँ हो गया? हे भगवान, बचा ले हमें। क्या हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो विकी? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विन्नी, हमारी गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया, जैसे रंजन का हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमने तो अभी फुल टैंक करवाया था ना। ये बदबू कैसी है? ये तो डीजल की स्मेल है। सॉरी, मैंने ही तुम्हारा डीजल चुराया है। मुझे डीजल पीना बहुत अच्छा लगता है। कोई प्यार से मांगने पर नहीं देता, इसलिए मैं डीजल चुरा लेती हूँ। पर
तुम हो कौन? मैं हूँ डीजल चोर चुड़ैल, जो कुछ देर पहले रंजन थी। और तुम्हें पता है डीजल पीने के बाद मेरा मन क्या पीने को करता है? ताजा गरम गरम इंसानी खून। विनी भागो! डीजल चोर चुड़ैल से बचना कठिन नहीं, नामुमकिन है। विकी, वो देखो मंदिर। मैंने सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुसते। हम वहीं चलते हैं, चलो। मैंने कहा था ना, डीजल पीने के बाद मुझे खून पीना पसंद है। उसे पिलाए बिना तुम निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। विनी, मंदिर में जाओ। हनुमान जी का सिंदूर उठाकर चुड़ैल पर डाल दो। अब मैं तेरा सिर खाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये विकी और विनी का प्रेम और उनकी नेक नीयत थी, जिसके चलते वो दोनों एक खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथों से बच गए। लेकिन अगर आपको बचे रहना है तो आपको अजनबी रास्तों पर मिलने वाले अजनबी लोगों से दूर रहना सीखना होगा, वरना आपकी जान कभी भी जा सकती है। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है वो निकाल कर हमें दे दो, और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे। हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। उठ! हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता, माल कहाँ है? बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है। वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है, उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुची जिंदगी हम छीन लेंगे, समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट, ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी 1000 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक भान सिंह हूँ मैं।
भानगढ़ का रक्षक। बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे। ले अब ऊपर जा। भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक।